बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है। आखिरकार जो चैप्टर है उसमें किन किन पहलुओं पर हमको ध्यान देना होगा जिनसे प्रश्न परीक्षा में लगातार बनते आ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों के जब क्वेश्चन पेपर को उठा करके हम देखते हैं तो हम उसको जब एनालिसिस करते हैं, अच्छे से विश्लेषण करते हैं उस तथ्यों का कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें कौन कौन से तथ्यों को हम समाहित करके उसका उत्तर बना सकते हैं और एग्जामिनर क्या जानना चाह रहा है उसके हिसाब से हम उत्तर को लिखते हैं। तो इस प्रकार की तमाम प्रकार की शैली को जानने के लिए मैं सिलेबस को थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करूंगा, खुद समझूंगा, आपको समझाने का प्रयास। मैं तो खुद समझ चुका हूं पहले 2-3 सालों में, लगभग 2018 से मैं पढ़ा रहा हूं तो लगभग मैं 4 सालों का लगभग एक्सपीरियंस है। तो मैं आपका सिलेबस बिल्कुल समझ चुका हूं। एक्चुअली में नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी जो आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, लागू हुई आकर के 2022 में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का पेपर हो गया, अर्थात नई शिक्षा नीति लागू हुए 1 साल हो चुका लगभग। अब जो छात्राएं इंटर पास कर करके बीए में उन्होंने एडमिशन लिया है, कुछ ऐसे छात्राएं होंगे जिनकी मैं बात करूं वो साइंस साइड से होते हैं, बैकग्राउंड होते हैं, साइंस बैकग्राउंड है उनका साइंस, तो वो कहीं ना कहीं पे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं, उनको पढ़ने में कहीं ना कहीं पे उनको थोड़ी सी कठिनाई होती है और उसी कठिनाई को मैं आपके एकदम से मिटाने का प्रयास करूंगा और विधिवत तरीके से आपको समझाने का प्रयास रहेगा। एक भी पॉइंट, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूट करके नहीं जाएगा। प्रबल दावेदारी साथ मैं बोल रहा हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो के माध्यम से। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको बता दूं कि सिलेबस पहले डिस्कशन कर लूंगा मैं हर एक सब्जेक्ट का, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। उसके बाद में पहले से कुछ वीडियोस आपके जो मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी 2022 में ही, उसके मॉडल पेपर को, और उसमें कुछ चैप्टर वाइज वीडियो भी हैं, तो उनको एक बार जरूर आप देखिएगा। लगभग 80% आपका वहीं से तैयार हो जाएगा। लेकिन एक बार पुनः हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं और समझते हैं कि आखिरकार उस सिलेबस में, उस चैप्टर के अंतर्गत हमको किन किन टॉपिक्स पर मेन फोकस करना है और कहां कहां से प्रश्न आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। ठीक, तो इन तमाम प्रकार के ओवरव्यू को हम बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में आपको बताने का प्रयास एक ही वीडियो के माध्यम से आज आप यह जानेंगे कि आखिरकार आपके सिलेबस का मंतव्य क्या है, सिलेबस को क्यों संकलित किया गया है, आखिरकार व्यक्तित्व के विकास में या वर्तमान की दृष्टि से इस सिलेबस की कितनी प्रासंगिकता है। इन तमाम पहलुओं को आप जान सकेंगे इस वीडियो को देखने के तदुपरांत। तो कुल मिलाकर के आइए चर्चा करते हैं। एक बात और, नवरात्रि का सीजन चल रहा है, सभी को जय माता दी, प्रेम से बोले जय माता दी सभी लोग। ओके, और इसी श्रृंखला में आपको पता होगा, मैं कहना चाहूंगा कि प्रथमम शैलपुत्रीश्चा, द्वितीयं च ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्र घंटेति, कुख मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठकम कैतनीति चा, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरी चाष्टकम, नवम सिद्धात्री चा, नव दुर्गा प्रतिकीर्तिका। इस प्रकार से ये 9 दुर्गाएं जो हैं ये एक एक दिन को डिनोट करती हैं, एक एक दिन की कहीं ना कहीं पे मार्गदर्शन करेंगी। सुबह नवरात्रि में खास करके आप किसी भी धर्म से हो, हर एक देवी एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नया जोश आपको देंगी। तो आप प्रत्येक देवी का जिस दिन नाम हो उनका सुबह स्मरण करें, स्नान करें, उसके बाद में हो सके तो जो है थोड़ा बहुत उनका मनन कर ले, चिंतन कर ले, थोड़ी देर बैठ जाए। जरूरी नहीं कि आप पूरा दिन पूजा करें या 9 दिन का व्रत रहे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं बस आप थोड़ा सा उनका ध्यान करके आप अपनी पढ़ाई को जो है करेंगे, निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई में दोगुना वृद्धि होगी और नए जोश के साथ पढ़ेंगे। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ जो है सोशियोलॉजी का एक प्रकार से पूरा का पूरा सिलेबस जानेंगे विस्तार से हम। ठीक है, तो सबसे पहले माता रानी का दिन है तो जय माता दी। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपना ये स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ऊपर नहीं दिखाई पड़ रहा, हालांकि चले थोड़ा सा मैं नीचे इसको लिख दे रहा हूँ ताकि माता रानी की कृपा इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है और हर एक उस प्राणी के लिए जो आज पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, कोई भी हो। ठीक है, हाँ, तो हम विस्तार से जानेंगे सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के सिलेबस के बारे में। किसके सिलेबस के बारे में भैया? समाज शास्त्र के सिलेबस, यानी कि जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी किसको कहते हैं? समाज शास्त्र को कहते हैं। ये जब आप सिलेबस खोलिएगा, सिलेबस मेरे हाथों में है,
सिलेबस जब आप खोलेंगे तो आपको आपके जो पेपर का नाम है, प्रश्न पत्र का जो नाम है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। प्रश्न पत्र का नाम यानी पेपर का नेम जो होता है वो आपका क्या दिया हुआ है, समाज शास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं का परिचय। समाज शास्त्रीय मूलभूत अवधारणाएं यानी जो एक प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं सोशियोलॉजी के, उन बेसिक कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पर समझना है। आखिरकार ऐसी कौन कौन सी अवधारणाएं हैं जिनके मिलने से खास करके सोशियोलॉजी का निर्माण हुआ है, अर्थात जो अभी तक आप बीए फर्स्ट ईयर पेपर 1 में पढ़ते थे वही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इसमें नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार हमको पढ़ना क्या है। प्रश्न पत्र का नाम है आपके समाज शास्त्रीय, ठीक है, लिख लीजिएगा आप सभी लोग, हमारे साथ लिखते हुए चलिएगा, कॉपी पे लेकर के बैठिएगा। समाज शास्त्रीय, समाज शास्त्रीय मतलब समाज शास्त्र से संबंधित मूलभूत, मूलभूत माने शुरुआती जो चीजें रही हैं, मूलभूत यानी जिनसे समाज शास्त्र का निर्माण हुआ है। मूलभूत अवधारणाओं का परिचय, अवधारणा माने होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, अवधारणाओं, अवधारणाओं का परिचय, ठीक है, अवधारणाओं का परिचय यानी मेरे कहने का यहाँ पर मतलब क्या है, परिचय से तात्पर्य आप यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उनके बारे में हमको परिचय मतलब कि उसके बारे में हमको समझना है कि आखिरकार कौन कौन सी छोटी इकाइयां हैं जिनके द्वारा समाजशास्त्र का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो उसी श्रृंखला में आपका जो एक प्रकार से मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए तो जो मैक्सिमम मार्क्स आपका होता है, आप पेपर देने जाएंगे तो 25 + 75 यानी 25 नंबर का आपको आंतरिक मूल्यांकन होता है। ये कॉलेज पे डिपेंड होता है, कॉलेज वाले देते हैं असाइनमेंट, चाहे देते हैं चाहे आपका कुछ आपके चाल चलन आपके हाव भाव को देखते हुए ये 25 नंबर आपको कॉलेज से और 75 नंबर का आपका पेपर होगा। इस प्रकार से आप जो है क्या करेंगे, ठीक। और पेपर में आपको बता दूं कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑब्जेक्टिव पेपर करवाएंगी और जो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे उनमें 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उन 100 को करने होंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज 100 में से 75 करने के लिए ही बोलेंगी, तो जैसी भी होगी वो देखिएगा। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें आप देखेंगे तो आपको 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने होंगे, ठीक है, और लगभग 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने होंगे और 2 आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने होंगे। इस प्रकार से कुछ जो है दिया जाएगा, तो इसको भी हम समझ लेंगे, ठीक। हालांकि आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किस प्रकार से हम उसको जान सकते हैं, ठीक, कौन कौन से पॉइंट आपके अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर के आपका अधिकतम 25 नंबर आपको स्कूल से यानी कॉलेज से मिलेगा, 75 नंबर आपको यूनिवर्सिटी जहां से आपका कॉलेज अफिलिएटेड है वहां से मिलेगा, ओके। तो इसके अलावा इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लिख दें, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। अंग्रेजी वालों भी ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, लिख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। अब इसमें पहली इकाई जो है आपकी यानी कि इकाई 1 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इकाई 1, यूनिट 1 आप सभी लोग जान ही जाएंगे कि इकाई 1 या यूनिट 1 बात एक ही है। इकाई 1 में आपको क्या पढ़ना है, मीनिंग नेचर सोशियोलॉजी का, ठीक है। सोशियोलॉजी का सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है समाज शास्त्र का अर्थ, ठीक है, समाज शास्त्र का, हमारे साथ लिखिएगा समाज शास्त्र का अर्थ, ठीक है। परिभाषा पढ़नी है हमको, ठीक है, लिख लीजिएगा सभी लोग, परिभाषा पढ़नी है। इसके अलावा आपको स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का आपको विषय क्षेत्र पढ़ना है, लिख लीजिएगा सभी लोग, विषय क्षेत्र, ठीक है। इसको मतलब अंग्रेजी में स्कोप कहते हैं। डेफिनेशन, अर्थ यानी मीनिंग, तो मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नेचर भी आप लिख सकते हैं, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। नेचर माने प्रकृति, प्रकृति माने क्या होता है, प्रकृति माने नेचर, यानी कि वो आखिरकार जो सोशियोलॉजी विषय वस्तु है वह सोशियोलॉजी विषय वस्तु ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है या एक साइंस है, यानी कि एक विज्ञान है। तो किस प्रकार से हमको इसको पढ़ना है, इसके कुछ ऐसे पहलू होंगे जो कि वैज्ञानिकता की तरफ इसको अग्रसर करेंगे, यानी कि वैज्ञानिक सब्जेक्ट बताएंगे, कुछ तथ्य होंगे, कुछ तथ्य ऐसे होंगे जो कि इसको कलात्मक विषय बताएंगे, यानी कि आर्ट का सब्जेक्ट बताएंगे। दोनों को मैं विश्लेषण करूंगा, उसके बाद में निर्णय भी आपको बता दूंगा कि क्या क्या हमको करना और किन किन विद्वानों ने इसको विज्ञान माना, किन किन जो है उस विद्वानों ने इसको सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा, ठीक है। तो इन तमाम पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं आपके सिलेबस में सोशियोलॉजी एंड कॉमन साइंस,
ओके, यानी सोशियोलॉजी एक जो है उभयनिष्ठ विज्ञान मतलब कॉमन सेंस, यानी कि आप देखेंगे सोशियोलॉजी और उभयनिष्ठ जो सेंस है उसके बारे में हमको समझना है। हालांकि इसके हम समझ लेंगे सोशियोलॉजी के साथ साथ कॉमन सेंस को। इसके अलावा सोशियोलॉजी एज अ साइंस, यानी सोशियोलॉजी को एक विज्ञान के रूप में, ठीक है, एक साइंस के रूप में, ठीक है, हमको इसको समझना है एक विज्ञान के रूप में। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, ठीक है। तो वही प्रकृति में ही हम इन चीजों को समझ लेंगे, क्योंकि प्रकृति में ही इस चैप्टर को आपको वैसे सिलेबस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर दे दिया गया, बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, एक मिनट रुकिएगा। तो इस प्रकार से हमको सोशियोलॉजी एज अ साइंस यानी समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, ठीक है, समाज लिख लीजिएगा, समाजशास्त्र मैंने डिस्कस किया, समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में या एक विज्ञान, ठीक है। और इसके अलावा आप अथवा करके कर सकते हो, यहाँ पर इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अथवा एक ये ह्यूमैनिटीज का उद्गम, यानी कि समाजशास्त्र का चूंकि उदय आप देखेंगे मानव शास्त्र से हुआ है, ठीक, मानव शास्त्र से हुआ है। जब समाजशास्त्र का उदय नहीं हुआ था उससे पहले आपने देखा होगा कि समाजशास्त्र को कहीं न कहीं पे सामाजिक भौतिकी के नाम से पुकारा जाता था। तो भौतिकी शब्द भी कहीं न कहीं पे अपने आप में विज्ञान की ओर इंडिकेट करता है, हमको इंगित करता है कि कुछ ना कुछ मात्रा में विज्ञान के अंश अवश्य इसमें रहे हुए होंगे, इसीलिए सामाजिक भौतिकी कहा जाता था। 1838 की बात है, एक फ्रांस के विद्वान आते हैं, उनका नाम है अगस्त कॉम्ट, और उन्हीं अगस्त कॉम्ट ने 1838 ईस्वी में इस नवीनतम शास्त्र को, यानी इस नए ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को जो सामाजिक भौतिकी के नाम से पहले जाना जाता था, उसको इन्होंने एक नाम दिया जिसको समाजशास्त्र कहा जाता है। समाजशास्त्र जो है दो शब्दों से मिलकर के बना, सोशियस और लोगास, ठीक है। आपको पता है सोशियस माने होता है समाज, लोगास माने होता है विज्ञान। तो जो समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसी समाजशास्त्र कहते हैं। समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर पेज ने कहा था कि समाज क्या होता है? सामाजिक संबंधों का जाल होता है। और इसी सामाजिक संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं, पारस्परिक संबंध, हमारा आपका क्या संबंध है, और नातेदारी व्यवस्था, परिवार जो है, तमाम प्रकार की चीजों को, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमको इन सब में पढ़ना है। और इसी सभी चीजों से एक जाल क्रिएट होता है समाज में, और उसी जाल का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। यानी कि समाज में फैले गए जो संबंधों के जाल होते हैं, उन संबंधों के अध्ययन की विषय वस्तु को हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। ये आप इस समाजशास्त्र की परिभाषा में लिख सकते हैं। इसकी वीडियोस ऑलरेडी पहले से अवेलेबल करवा दी है, मैं प्लेलिस्ट सेट कर दूंगा, आप आसानी से उसको देख करके समझ सकते हैं। ओके, इसके अलावा और भी चीजों को मैं चर्चा करूंगा। आपसे मैं बता दूं कि जो है ह्यूमनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इन सोशियोलॉजी, यानी समाज शास्त्र का उद्गम जो एक प्रकार से मानव शास्त्र से या मानवीय विषयों के रूप में हुआ है, उसको भी हमको यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा हिस्ट्री एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, समाज शास्त्र का भारत में एक प्रकार से उदय, भारत में उद्गम, ठीक है। तो भारत में उद्गम आप देखेंगे जो है कब से हुआ, 1914 ईस्वी में आप देखिएगा भारत में, खास करके 1907 ईस्वी में ब्रिटेन में मुख्य रूप से एक पृथक विषय के रूप में, एक विशिष्ट विषय के रूप में आप देखिएगा 1907 ईस्वी में ब्रिटेन में, यानी कि ब्रिटेन आप समझते हैं ना, जैसे कि जो इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड ये सब सम्मिलित होकर के बनते हैं। तो उसमें वहां पर आप देखिए 1907 ईस्वी में वहां के विश्वविद्यालयों में ब्रिटेन के ये चीजें समाजशास्त्र विषय को एक जो है दिया गया कि ये भी एक विषय वस्तु है, तो ये पढ़ाया जाने लगा। उसके बाद में क्या हुआ, उसके 7 सालों के बाद ब्रिटेन में जब ये पढ़ाई मतलब शुरू हुआ, उसके 7 सालों के बाद में आप देखिएगा भारत में भी, चूंकि उस समय अंग्रेज उपनिवेश, मतलब अंग्रेजों का उपनिवेश था भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। हूबहू जो वहां की सरताज थी, यानी कि जो ब्रिटेन की महारानी थी, वही महारानी हम लोगों पर भी शासन कर रही थी। और जब वही महारानी हम लोगों पर शासन कर रही थी मेरे भाई मेरी बहनों, तो आपको मैं बता दूं कि चूंकि उन्हीं के द्वारा ही सारी चीजें होनी थी। और बात करूं उस समय बंबई विश्वविद्यालय की, 1914 ईस्वी का समय था। लिखिएगा मत ये सब, चूंकि आपको मैं ओरली जानकारी दे रहा हूं, ताकि इसमें आपको यही पढ़ना है, मैं बता रहा हूं। चूंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले, ऑब्जेक्टिव में, भारत में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में हुआ, तो बंबई विश्वविद्यालय में। कब हुआ? 1914 में हुआ, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कब हुआ? 1914 ईस्वी के बाद में आप देखिएगा लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ है। और लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले, यूपी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने जो है पाठ्यक्रम में रखा, किसको रखा भाई? अपने पाठ्यक्रम में किसको रखा? सोशियोलॉजी को रखा। तो इस प्रकार से यूपी की बात की तो लखनऊ विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ, सन नहीं पूछेगा।
और सन पूछेगा केवल भारत में कब स्टार्ट हुआ, कब शुरुआत हुई भारत में। तो भारत में जो शुरुआत हुई है उसको मैं बता दूं 1914 में बंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होता है। ओके, तो ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी। तो इस प्रकार से यही हमको समझना है, यानी कि हिस्ट्री यानी कि समाजशास्त्र का इतिहास एंड उदय। तो आप लिख सकते हैं अगला पॉइंट है कि भारत में क्योंकि इन इंडिया है, तो भारत में समाजशास्त्र का उदय, और इसके अलावा और क्या है, एवं इतिहास। किसका इतिहास? सोशियोलॉजी का इतिहास। चूंकि आपको बता दूं कि भारतीय विद्या अधिगम आपको पता होगा, क्योंकि भारत में आप देखिएगा वैदिक काल में वहां के समाजों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में धीरे धीरे करके आप देखिएगा जब वैदिक काल के बाद वाला युग आता है उस समय भी समाज के कुछ अंग रहे होंगे, समाज रहा होगा, उसके बाद में भी समाज रहा होगा, और धीरे धीरे करके समाज हर एक युग में रहा है और परिवर्तन होता रहा है। तो उसी परिवर्तन के स्वरूप जैसे हम इतिहास को पढ़ते बाबू, उसी प्रकार से हम समाज शास्त्र के इतिहास को देखेंगे कि किस प्रकार से वेदों में, किस प्रकार से वैदिक समाजों में किस प्रकार से समाज होता था, वो कौन कौन सी संस्थाएं थी, कौन कौन सी चीजें थी, और आज समाज में क्या है, और इस पूरे आज और इतिहास यानी वैदिक काल के बीच का जो समय काल है इसके बारे में किस प्रकार से समाजशास्त्र के अध्ययन में जो भारतीय विद्या अधिगम है उसकी क्या भूमिका है, तो उस अभिगम को हम समझने का प्रयास करेंगे पूर्ण रूप से। तो आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विश्वास मानिए शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बताए गए हर एक तथ्य आपको एक प्रकार से पास तो करवाएंगे, लेकिन आपको टॉप भी करवाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इकाई 1 में इतना ही चीजें पढ़नी है, और इकाई 2 में थोड़ा सा हम प्रवेश करेंगे। इकाई 2 में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो भारत में समाजशास्त्र का उदय और इतिहास, ये सब हमको पढ़ लेना। इकाई 1 आपका हो गया लगभग। इसी प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा करके इकाई 2 लिखेंगे। आप सभी लोग इन सभी चीजों पॉइंट को लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या पढ़ना क्या क्या नहीं, और जो बातें मैं बता दे रहा हूं उनको सुन लीजिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि आगे चल करके ये आपके काम आने वाली हैं। तो जरूर इस पर आप फोकस करिएगा। मेरे हिसाब से आपको एक प्रकार से अगर आप आ गए शुक्ला डिपार्टमेंट बहुत बेस्ट जगह पे आए हैं, और निश्चित तौर पर आपको बेस्ट मिलेगा। इकाई 2 की बात की जाए, इकाई 2 ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, चलिए 1 सेकंड प्लीज वेट अ मोमेंट। हाँ देखें इकाई 2 लिखिएगा सभी लोग हमारे साथ। इकाई 2 यानी कि यूनिट 2, मतलब इकाई 2 यूनिट 2। ओके, अंग्रेजी वाले जब से आए हमारे ख्याल से 1 मिनट, माइक गिर गया। हाँ, जब से अंग्रेजी आई मैं आपको बता दूं तब से हिंदी भाषा में एक प्रकार से अपनी पकड़ बना ली है। हिंदी बोलते बोलते एक आध दो शब्द ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी के बीच में आ ही जाते हैं, आदत सी पड़ गई एकदम से, मान लीजिए आप। तो इकाई 2 की अगर बात की जाए, इकाई 2 में हमको पढ़ना क्या क्या है, सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस, यानी समाज शास्त्र और देखेंगे समाज शास्त्र और अदर सोशल साइंसेस, अन्य सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान लिख लीजिएगा। ये आपका इकाई 2 का पहला चैप्टर पड़ेगा, यानी कि समाज शास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान। अन्य सामाजिक विज्ञानों में क्या क्या आएगा, जैसे मैं आपको बता दूं इसी ब्रैकेट में आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि इकाई 1 में सारी चीजें। सबसे पहले तो आपका आता है मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी जिसको आपको क्या कहते हैं, मानव, ठीक है, मानव विज्ञान, तो एंथ्रोपोलॉजी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, ये सब क्या है, अन्य सामाजिक विज्ञान है। इसके अलावा हिस्ट्री यानी कि इतिहास, लिखिएगा सभी लोग, इतिहास के साथ क्या संबंध है और क्या अंतर है दोनों पहलुओं में। इसके अलावा साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, चूंकि समाज समाज संबंधों का अध्ययन और संबंध मनोविज्ञान के द्वारा, संबंधों का अध्ययन मनोविज्ञान भी करता है, तो मनोविज्ञान से भी इसका संबंध और अंतर देखेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, ठीक है, राजनीति विज्ञान। तो इस प्रकार से आपको मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान एंड राजनीतिक विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस,
तो इन सभी से कैसा संबंध है, किसका, सोशियोलॉजी का, और क्या क्या अंतर है इसको भी समझना पड़ेगा। आपको बता दूं कि जो समाजशास्त्र है ये मनुष्य के समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है। मानव जीवन के समस्त पहलुओं को समाहित करने वाला जो विषय वस्तु है वो समाजशास्त्र है। क्योंकि समाज में देखिए तीन चीजें मुख्य बात आप ध्यान रखिएगा, एक तो समाज, दूसरा मनुष्य, और तीसरा समाज और मनुष्य के बीच का संबंध। यह समाज और मनुष्य के बीच की जो तारतम्यता है वो, तो कहने का मेरे मतलब ये है कि उनमें आप देखिएगा, क्योंकि मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी होता है। किसने कहा था, अरिस्टोटल ने कहा था कि मनुष्य यानी मैन इज अ सोशल एनिमल एंड मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है। अब जब मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी समाज के अंतर्गत तमाम पहलू से मानवीय पहलू भी आ जाते हैं, समाज में इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक तंत्र भी आ जाता है, समाज में ही मनुष्य की हिस्ट्री आ जाती है, समाज में ही मनोविज्ञान व्यक्ति की आंतरिक आत्मा की चीजें भी आ जाती हैं, राजनीति यानी मनुष्य चूंकि राजनीति से जुड़ा हुआ है और राजनीति का समाज पर, समाज का राजनीति पर बहुत गहरा संबंध और बहुत जो है परस्पर प्रभाव भी पड़ता है। बिना राजनीति के समाजशास्त्र की कल्पना, बिना समाजशास्त्र के राजनीति की, बिना हिस्ट्री के समाजशास्त्र की, बिना हिस्ट्री के, मतलब एक प्रकार से इन दोनों का जितना संबंध है उसी प्रकार से इनमें अंतर भी है। अगर संबंध ही होता, अंतर ना होता तो इन विषयों को अलग क्यों पढ़ाया जाता, नहीं पढ़ाया जाता ना। यही कारण है कि यहाँ पर अंतर भी समझना है और संबंध भी समझना है हमको। तो आपको क्या बताया गया इकाई 2 में, सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस, समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत उनके संबंध को यानी रिलेशनशिप एंड जो है डिफरेंशिएट यानी डिफरेंट आपको देखना। ओके, किसी से समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान। ओके, तो ये होगा इकाई 2 आपकी। इकाई 3 भी चलिए नीचे ही लिख दे रहे हैं, इकाई 3। ओके, इकाई 3 की बात करें तो इकाई 3 में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। आपने शुरुआत में लिखा मूलभूत अवधारणाओं का परिचय। तो अभी तक आपने केवल उद्गम और विकास देखा, अभी तक आपने केवल संबंध और विच्छेद देखा, किसका, सोशियोलॉजी का, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ, और कैसे समाजशास्त्र का उदय भारत में हुआ, अन्य जो है देशों में किस प्रकार से हुआ, उसका विकास क्या रहा और किस प्रकार से वो आखिरकार आया। मानवीय जीवन के जो तमाम प्रकार के पहलू है उनका अध्ययन करने वाला यह विषय वस्तु किस प्रकार से आया, इसको अभी तक आपने इकाई 1 और इकाई 2 में समझा। उसका अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध था ये समझा। ठीक है। अब इकाई 3 में जब आप प्रवेश करेंगे बाबू, तब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मूलभूत अवधारणाएं, किसकी, समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं में जैसे हो गया सोसाइटी, कम्युनिटी, ग्रुप्स, एसोसिएशन, ठीक है, ये सब चीजें। अब मैं एक एक करके आपको लिख रहा हूं। देखिए, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है समाज। ठीक, समाज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी वाले लिख लीजिएगा, सोसाइटी। अंग्रेजी में समाज को सोसाइटी कहते हैं। समाज चूंकि समाज शास्त्र समाजी संबंधों का अध्ययन करता, समाज समाजी संबंधों का जाल है, मैं काइवर पेज ने कहा, और ये समाज जो होता है इसी का अध्ययन करता समाज शास्त्र, यानी समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान या शास्त्र समाजशास्त्र कहलाता है। तो समाज एक बेसिक कंसेप्ट है, एक मूलभूत अवधारणा किसकी, समाज शास्त्र की। इसकी परिभाषा हमको समझनी है। एग्जाम में 100% गारंटी, यहां से एक प्रश्न या दो प्रश्न 100% आता है, यहां से इसी प्रकार से 2 प्रश्न पहली इकाई से, एक प्रश्न लगभग जो है दूसरी इकाई से, और 2 प्रश्न आप देखिएगा लगभग 2 से 3 प्रश्न इकाई 3 से आता है। इकाई 3 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द सोशियोलॉजी सिलेबस ऑफ बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। समाजशास्त्र के अर्थ को बताएंगे इसमें, उसकी परिभाषा को समझेंगे, उसकी विशेषताओं को जानेंगे, उसके बाद में विशेषताओं के बाद जानने के बाद में समाज जो होता है उसके विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, इसके अलावा कम्युनिटी, कम्युनिटी को क्या बोलते हैं, समुदाय। ठीक है, इन सभी पर वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। समुदाय यानी कम्युनिटी,
कम्युनिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कम्युनिटी जो होती है उसके बारे में अगर मैं आपको एक सरल परिभाषा बताऊं तो कम्युनिटी क्या होता है? एक ऐसा जन समुदाय, एक ऐसा लोगों का समूह जो कि किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी जो है निश्चित स्थान पर या किसी भौगोलिक स्थान पर निवास करता है और अपना जीवन संपूर्ण वहीं पर बिता देता है, वो कम्युनिटी कही जाती है। कम्युनिटी दैट इज धर्म नहीं, कम्युनिटी एक धर्म नहीं है, ये बात आप भूल जाइएगा। कम्युनिटी मतलब होता है कि एक ऐसा समूह जो कि अपने जीवन के समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए कहीं पर जाकर के बस जाता है और वहीं पर अपने जीवन पर्यंत बसा रहता है, उस प्रकार के चीजों को हम समुदाय कहते हैं। ओके, तो समुदाय के बारे में इसके अर्थ, परिभाषा और समाज और समुदाय में क्या डिफरेंट है इसको भी जानेंगे। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ओके, इसके अलावा इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन माने क्या होता है? इंस्टीट्यूशन माने क्या होता है? इंस्टीट्यूट माने संस्था, इंस्टीट्यूशन माने क्या होता है? आपकी संस्था। ठीक, तो आप संस्था के बारे में समझेंगे। संस्था किसे कहते हैं? संस्था जैसे आप तमाम प्रकार की संस्थाएं होती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सरकार संस्था हो गई। ठीक, तो ये तमाम प्रकार की संस्थाएं होती हैं, उनके बारे में संस्था किसे कहते हैं? संस्था की विशेषताएं और संस्था की परिभाषा। यहाँ से ये 3 पॉइंट, अर्थ, परिभाषा और विशेषता, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्था और समुदाय में अंतर, या समिति और समुदाय में अंतर। एसोसिएशन माने क्या होता है? समिति। अगला मूलभूत अवधारणा चौथी कौन सी है? समिति। समिति आजकल तो आप दुर्गा पूजा चल रही होगी, दुर्गा पूजा समिति बनती है तो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जैसे 9 दिन का दुर्गा पूजा हो रहा है तो 9 दिन का दुर्गा पूजा के लिए एक समिति होती है, उसमें एक अध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष, एक उसमें आप देखते हैं उपाध्यक्ष, तमाम प्रकार के जो गढ़ दिए जाते हैं वो सब होते हैं। तो उन सभी चीजों के बारे में हमको अध्ययन करना है, पढ़ना है। मतलब कि समिति का निर्माण क्यों किया जाता है, समिति किसे कहते हैं, समिति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और समिति और संस्था में क्या डिफरेंट होता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अंग्रेजी वालों भी, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से उसको लिख लीजिएगा। ओके, तो समिति की अगर मैं बात करूं तो समिति जो होती है मेरे बाबू, मेरे भैया, समिति जो होती है आज किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति, यानी जैसे निश्चित उद्देश्य क्या है? दुर्गा पूजा करवाना है, तो 9 दिन तक वो समिति बनती है। तो जैसे ही समितियां क्या होती हैं? बन दी जाती हैं, किसी निश्चित की दुर्गा पूजा करवानी, समिति बना दी गई। दुर्गा पूजा समाप्त हुआ तो समिति खुद ब खुद क्या हो जाती है? बिखर जाती, टूट जाती है, यानी समितियां भंग हो जाती हैं। जब समितियों के उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं उसके तद उपरांत समितियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं, अर्थात समिति अस्थायी होती है। संस्था अस्थायी होती है लेकिन अस्थायी भी हो सकती हैं, समुदाय अस्थायी होते हैं, समाज अमूर्त होता है। समाज डोंट टच डोंट सीन, मतलब कि ना तो आप उसको टच कर सकते हो समाज को, कि समाज ये है, समाज को मैंने छू लिया, समाज को मैंने आंखों से देख लिया, ना तो समाज को आपको देख सकते हैं, ना समाज को छू सकते हैं। समाज को क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और संबंध, रिलेशनशिप, ना तो आप देख सकते हैं ना आप सुन सकते हैं, ठीक है, और ना आप उसको संबंधों को छू सकते हैं, संबंधों को बस महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू? संबंधों को महसूस कर सकते हैं। अर्थात समाज एक अमूर्त अवधारणा है। समाज एक, यानी कि सोसाइटी इज अ अब्स्ट्रैक्ट, क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाम के अंतर्गत आती है। समुदाय क्या होगा? एक जन समूह होगा, इसीलिए यह मूर्त होगा। समुदाय संबंधों का जाल नहीं, समुदाय उस मनुष्यों का जाल होता है जो जीवन के समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है और जीवन प्रयत्न उसी मतलब की क्षेत्र में अपने जीवन को बिता देता है, वो समुदाय होता है। अर्थात समुदाय क्या होता है? समुदाय आपका मूर्त होता है। आगे बढ़ो। संस्था, संस्था भी आपको दिखाई पड़ती है, यानी संस्था भी मूर्त होती है, बिल्कुल। समिति, समिति भी आपको दिखाई पड़ती, कितने लोगों की समिति है। और संस्था, सॉरी, संस्था भी आप अमूर्त बोल सकते हो, क्योंकि संस्था कोई महिला दुमहिला वाला जैसे कि स्कूल बन गया वो संस्था नहीं। संस्था क्या करती है, एक बात आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक आपका होता है संस्था, तो इसको आपको मैं बता दूं
जब मैं चर्चा करूंगा तो संस्था के बारे में उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करूंगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो संस्था और समिति में। संस्था एक नियम की एक वो होती है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, एक नियम होता है, एक वो चीजें। तो इसको हम संस्था और समिति को समझेंगे। अभी अगर बताने में लगेंगे तो बड़ा लंबा ये सेशन हो जाएगा, इसीलिए आने वाले समय में हम इसको अवश्य समझेंगे। इसके बाद में आपका आता है क्या, एसोसिएशन के बाद में सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह। सोशल माने सामाजिक, ठीक है, ग्रुप माने तो आप सभी को पता है समूह। सामाजिक समूह जो होते हैं ये भी आप देखिएगा मूर्ति होते हैं। तो सामाजिक समूह मतलब कि समाज के जो समूह होते हैं, कुछ तमाम प्रकार के समूह का निर्माण। आप समूह की अलग अलग परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दी है, उन तमाम विद्वानों के हिसाब से हम चर्चा करेंगे और विस्तार से समझेंगे। समाज की मतलब जो है इसकी परिभाषा चार्ल्स फूले की अगर बात की जाए उन्होंने भी दी है, ठीक है, चार्ल्स फूले ने दी है, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी दी है, समनर ने दी है, ग्राह समनर ने। तो इन सभी चीजों के बारे में, सभी समस्त पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, तो आपको परेशान और भटकने की आवश्यकता नहीं कहीं पर। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक मिनट कीजिएगा, हाँ अब थोड़ा सा सही रहेगा। बिल्कुल, अब एकदम से चटक आपको दिखा, क्लियर दिखा होगा। थोड़ा सा मेरा चेहरा काला आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं काला वैसे चलिए कोई बात नहीं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर अब आपको और क्लियर दिख रहा होगा ना, बिल्कुल। तो सामाजिक समूह यानी कुछ ने बांटा कि कुछ मतलब प्राथमिक समूह, किसी ने इसको द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह में बांटा, किसी ने आंतरिक और बाह्य समूह में बांटा। तो हम समझेंगे विस्तार से। तो हमको यह समझना, ये भी सामाजिक समूह क्या है, एक बेसिक कंसेप्ट है, मूलभूत अवधारणा किसकी, इन सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की, यानी आप सोशियोलॉजी जो भी आप बोले। तो सोशल ग्रुप्स, इसके अलावा ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी। आपको अभी तक पता चला कि समाज में केवल मनुष्य रहते हैं, सोशल के ग्रुप केवल मनुष्यों के हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि पशुओं पक्षियों के भी होते हैं? अवश्य हो सकते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि गुरुजी, अगर पशुओं के और पक्षियों के समूह होते हैं, उनके भी समाज होते हैं, तो क्या हमको उनके भी समाजों के बारे में पढ़ना है? तो मेरा उत्तर रहेगा बबुआ, नहीं पढ़ना है हम लोगों का। अब मनई समाज के तो पढ़ ही ना पाइबो पूरा, तो पशु पक्षी कहाँ से पढ़ पाइबो? यानी इतना बड़ा सोसाइटी है। अब देखिएगा, हर एक सोसाइटी का अलग अलग नियम है, अलग अलग रीति है, अलग अलग रिवाज है, अलग अलग उनकी जो है कहीं ना कहीं पे जो रूढ़िवादिता है वो है। तो तमाम प्रकार के नियम, तमाम प्रकार के मापदंड, तमाम प्रकार के जो है चीजें वहां पर होती हैं। तो पशु पक्षियों में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए समाज शास्त्रियों ने या आपके एग्जामिनर ने आपके पाठ्यक्रम में नहीं रखा। किसको? यानी कि हमको बस ये जान लेना है कि हाँ, पशुओं का समाज होता है और पशुओं का समाज किस प्रकार से मनुष्यों के समाज से भिन्न है। यानी कि सोशल ग्रुप्स में ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी। तो यहां पर हमको सामाजिक और मानवीय, सामाजिक यानी कि जो है मानव मतलब कि जो है ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी। सब क्या सीखे भाई? पशु समाज और मानव समाज में अंतर, पशु और मानव समाज, मानव समाज ये टॉपिक है। लेकिन इसमें पढ़ा क्या जाएगा हमको? तो इसमें हम पहले पशु समाज के बारे में जानेंगे, मानव समाज के बारे में तो जान ही रहे हैं। तो पशु समाज और मानव समाज के बीच में अंतर को लेकर के एग्जाम में लगातार प्रश्न आए हुए हैं, तो इस पर ज्यादा फोकस रहेगा हमारा। ओके, तो इस प्रकार से आपकी विधिवत तैयारी हो जाएगी। यहां से लगभग 3 प्रश्न आपके एग्जाम में तय है एकदम से आना। ये मान लीजिए मेरे भाई, ये अनुभव कह रहा है मेरा, और मुझे आप देख रहे होंगे कि ये इतना छोटा सा बच्चा है और पढ़ा रहा है और इतना तड़क तड़क कर बोल रहा है और कह रहा है कि 3 आएगा, और अगर ना आया तो नहीं आएगा। तो बिल्कुल मैं आपको बता दे रहा हूं कि आएगा तो आएगा, कह दिया तो आएगा एकदम से। मान लीजिए आप, क्योंकि आपका विश्वास ही है जो मुझे बोलने पर मजबूर करता है कि आएगा। आप पिछले 4 वर्षों के मॉडल पेपर को उठा करके मेरे देखिएगा, लगभग हूबहू 90% मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आए हैं, हूबहू प्रश्न आए हैं। और मैंने एक रात पहले डिस्कस किया और कल सुबह उस पेपर में आ गया और बच्चों ने बहुत अच्छा किया। आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, चाहे वो हिंदी का सब्जेक्ट हो, चाहे सोशियोलॉजी, चाहे पॉलिटिकल साइंस, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे फिलोसॉफी हो,
चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, हर एक सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया। और आप लोगों ने देखा होगा, आपके जो सीनियर बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा, जाना आपके कमेंट में जाकर के देख सकते हो, बहुत सारे कमेंट्स आए और वही कमेंट और वही पेपर डिस्कशन, वही पेपर का जो विश्लेषण करता हूं मॉडल पेपर के बाद में, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का प्यार और महाराज बजरंग बली का साथ हमेशा हमारे साथ है। और इसी प्रकार से जैसे मैं जिस प्रश्न को छू देता हूं, आप लोगों के लिए वो वज्रबाण हो जाता है, वही एग्जामिनर भी प्रश्न अपने पेपर में छाप देता है। एक विश्वविद्यालय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लगभग और लगभग 80% विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूं। हूबहू प्रश्न पत्र एकदम से मॉडल पेपर से छपा हुआ है, पेपर भी मैंने डाला है और मॉडल पेपर डाला है, और आप दोनों को मिला सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट की ये फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस मिल जाएंगी, आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, उसके बाद में पढ़िएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे द्वारा बताए गए जो मैं बोल रहा हूं उस पर विश्वास करें, आप जब प्रमाण देखिए उसके बाद में विश्वास करिए। आपका यही प्रमाण, आपका यही साथ हमें चाहिए, और धुआं धुआं कर देना मेरे भाई मेरे बहनों, हमारे साथ चलिएगा। आप एकदम से भवसागर से इस प्रकार से नैया उतारेंगे कि आपको बता दूं कि आप विश्वास नहीं करोगे कि सर जी ये सोशियोलॉजी इतना सहज है, बहुत सहज है, समझेंगे जब एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे आपका एकदम से ज्ञान चक्षु खोल देंगे बाबू। ओके, परेशान नहीं होना आपको। तो इस प्रकार से मनुष्य और पशु समाज के बारे में जानना है। इकाई 3 यहां तक आपकी हो गई। ओके, थोड़ा सा इकाई 4 के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, चलिए, हाँ वो थोड़ा सा मिट गया प्रॉब्लम, उसके लिए माफी चाहेंगे, वहां पर थोड़ा सा सोशियोलॉजी हो गया है। सोशियोलॉजी तो आप लोग जान ही जाएंगे कि सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो सोशियोलॉजी ही होगा। चलिए, ओके, चलिए चौथी इकाई आपकी कौन सी बाबू? एक मिनट, इकाई 4 यानी कि यूनिट नंबर 4। ओके, यानी कि इकाई 4 जो आपकी है वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस। यानी इंस्टीट्यूशंस माने क्या होता है? जो सामाजिक संस्था होती हैं उसके बारे में। सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं वो होती हैं, यानी सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक संस्थाएं जो है यूनिट, मतलब कि उसका यूनिट का नाम ही है, इकाई का नाम है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाओं में आपको क्या पढ़ना है? सामाजिक संस्थाओं में जैसे फैमिली, फैमिली माने क्या होता है? परिवार। ठीक है, फैमिली माने क्या होता है? परिवार। अब यहाँ पर परिवार की परिभाषा, अर्थ, परिवार के प्रकार, परिवार की विशेषता सब पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा किनशिप, किनशिप माने होता है नातेदारी। ठीक है, नातेदारी, किनशिप माने नातेदारी, यानी कि जो रिश्तेदारी नातेदारी होती है वही चीजें, ठीक, किस प्रकार से बनती, कैसे कैसे, इसको जानना है। इसके अलावा आपको बता दूं मैरिज, मैरिज माने क्या होता है? विवाह। नातेदारी मतलब इसके अर्थ, परिभाषा, विशेषता, ये सब समझेंगे। नातेदारी किस प्रकार से आज इंडियन सोसाइटी में व्याप्त है इसको जानेंगे। ठीक है, विशेषता, इसकी विशेषता वगैरह सब समझेंगे। इसके अलावा आपका क्या है? विवाह। विवाह कितने प्रकार का होता है? विवाह किसे कहते हैं? हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, ये बाद में पढ़ना है, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं पढ़ना। यहाँ पर विवाह कितने प्रकार का होता है, विवाह क्या है, विवाह किसे कहते हैं, और विवाह के प्रकार, तमाम प्रकार के विवाह होते हैं। ठीक, जैसे कि जनजातियों में कई प्रकार के विवाह का प्रचलन है, तो उन तमाम पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो विवाह से संबंधित एकदम से मैंने सारे चैप्टर लगभग पढ़ा ही दिया था उस समय में, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से देने का प्रयास करूंगा प्लेलिस्ट में आपको। ओके, तो आप जरूर एक बार जो है चेकआउट करिएगा। तो मैरिज हो गया आपका विवाह को, और इसके अलावा एजुकेशन यानी कि शिक्षा, जो समाज की शिक्षा है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा शिक्षा के बारे में फिर स्टेट, स्टेट माने राज्य, राज्य और एंड तथा, मतलब तथा, ओके, रिलीजन यानी धर्म। यहाँ पर आपको कितना पॉइंट हो गए, जैसे कि 1 चैप्टर 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर पढ़ना परिवार का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रकार, नातेदारी का अर्थ, परिभाषा, ठीक है, विशेषता, विवाह का प्रकार, विवाह किसे, मतलब विवाह का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विवाह की विशेषताएं, शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, और एक प्रकार से शिक्षा की इतिहास भी पूछ सकता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। इसके अलावा राज्य किसे कहते हैं, राज्य के प्रकार, राज्य के आवश्यक तत्व और राज्य की विशेषताएं, धर्म के बारे में, धर्म की परिभाषा, धर्म के प्रकार, और भारतीय धर्म के बारे में खास करके यहाँ पर पूछा जाएगा कि भारत में किन किन धर्मों का उदय है, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, हिंदू धर्म, इन सभी धर्मों का उदय कहाँ पर हुआ है? भारत में ही हुआ है। और इसके अलावा बात की जाए तो ये सब धर्मों के बारे में यहाँ पर चर्चा करनी, तो इतना चैप्टर आपका हो गया। ओके, तो इन सभी चीजों के बारे में जानना है। इकाई 5 की मैं बात कर रहा हूँ। इकाई 5 की अगर बात करें भाई, इकाई 5 में आपको कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कल्चर माने होता है संस्कृति, भारत की संस्कृति। इसके अलावा सिविलाइजेशन माने सभ्यता,
तो इस तथा करके लिख लीजिएगा, अथवा या तथा मतलब कि और या तथा। तो संस्कृति तथा सिविलाइजेशन माने सभ्यता, ठीक। तो कल्चर एंड सिविलाइजेशन इंडिया के बारे में तो ये पढ़ना है हमको। इसके अलावा अगला चैप्टर आपका आएगा प्लूरलिज्म, मतलब कि प्लूरलिज्म माने भारत में देखते बहुलवाद है, मतलब बहुत विचारधाराएं हैं, बहुत धर्म है, और एक प्रकार से बहुत राजनीतिक चीजें भी है, सामाजिकता मतलब कि समाज में बहुत ज्यादा चीजें व्याप्त है। समाज में आप देखिएगा हरदम समाज में अलग अलग नियम, अलग अलग मापदंड, मैंने शुरुआत में बताया। तो बहुलवाद हमको पढ़ना है, ठीक है। प्लूरलिज्म, ठीक है, बहुलवाद। बहुलवाद समझेंगे किसे कहते हैं, क्या है, संस्कृति की परिभाषा, अर्थ विशेषता समझेंगे, सभ्यता की परिभाषा, अर्थ विशेषता समझेंगे, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है, एक प्रश्न यहाँ से तय आता है, ठीक। इसके अलावा प्लूरलिज्म यानी बहुत बहुलवाद, ये नया चैप्टर जुड़ा हुआ है, नया चैप्टर, ये भी नया चैप्टर आपका जुड़ा हुआ है, ये नया चैप्टर जुड़ा हुआ है, बाकी तो सब पुराने चैप्टर आपके मिल रहे हैं अभी, ठीक है, और ये नया चैप्टर आपका जुड़ा हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सब नई शिक्षा नीति के द्वारा जोड़े गए ताकि वर्तमान की दृष्टि से प्रासंगिक हो। इसके अलावा जो है मल्टीकल्चरलिज्म माने कि बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म ये भी नया चैप्टर आपका जुड़ा हुआ है, यानी कि बहुसंस्कृतिवाद, ठीक है, बहुसंस्कृतिवाद लिख लीजिएगा। बहुसंस्कृतिवाद भारत में आप देखिएगा, भारत में बहुसंस्कृतिवाद है, बहुत ज्यादा संस्कृति, बहुत कल्चर है ना भारत में, आप देखते होंगे, उसको समझना है, ठीक। इसके अलावा आप देखिएगा जो है कल्चरल जो है रिलेटिविज्म यानी कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद। अगला पॉइंट है क्या, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ये भी नया चैप्टर है। जो इकाई 4 है लगभग, इकाई 5 जो है इसमें 1 2 3 ये 3 चैप्टर नए हैं, बाकी संस्कृति और सभ्यता ये 5 इकाई, मतलब इकाई 5 में पहले यही दोनों पढ़ दिया जाता था। अब चूंकि संस्कृति और सभ्यता में बहुलवादी विचारधारा है, बहुलवादी मतलब क्या होता है कि भारतीय स्तर पर बात किया है तो बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारी सभ्यताएं हैं, उनके बारे में। बहुसंस्कृतिवाद यानी कि बहुत सारी संस्कृति विचारधाराएं जो हैं उसके बारे में उसके जानना है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद को भी समझना है। तो इस प्रकार से इकाई 5 यहाँ पर आपकी समाप्त होगी। ओके, विस्तार से हम समझेंगे, चैप्टर वाइज वीडियो जब प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, यहाँ तक आपको बता दो इसकी चीजों के बारे में, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता, यही सब समझनी है हमको, हर में ये पूछा जाएगा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा सभी लोग फटाफट से। चलिए पॉज करके देख लीजिएगा, बाद में वीडियो आपको यूट्यूब पर ही अपलोड मिलेगी। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। ओके, बातचीत ना करो यार, बहुत आप लोग बातचीत करते हो, डिस्टर्ब कर देते हो क्लास को एकदम से। ओके, बात ना करो यार, विनम्र निवेदन है आप लोगों से। बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए कूद पड़ते बीच में आ जाते हैं, ठीक, बात ना किया करो, पढ़ लो थोड़ा सा, बात आप जो है नंबर एक दूसरे का ले लो, बाद में बात कर लेना, क्या दिक्कत है। अगर आप दोनों का मन मिल रहा है तो बाद में बात करिएगा। यहाँ पर ओपन प्लेटफॉर्म पर बात करने का मतलब ये नहीं कि आप जो है दिखा रहे हो कि दुनिया को कि मतलब कि प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ, तो वो वाला प्यार चला गया तो रहने दीजिए, बातचीत मत करिए आप। ओके, चुप में मामला निपटाना तो अपना निपटा लीजिए बाद में, नहीं तो फिर ये ऑनलाइन डिजिटल फ्रेम जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। ओके, अब काहे लिए पड़े हुए चक्कर में, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी कहा है, क्या कहा है भारतेंदु जी ने कि मारग, क्या कहा भारतेंदु जी ने कि मारग प्रेम को समझे, हरिचंद जथारत होत जथा है, लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। ठीक, तो भैया बदनाम ही होने की सारी कथा है प्रेम, तो काहे के लिए बदनामी सर पर ले रहे हो, है पढ़ लिख लियो कुछ, IAS बनो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इकाई 5 आपकी हो गई। इकाई 6 की अगर बात करें भैया, इकाई 6 पे आई जाओ फटाफट से, एकदम से धुआं कर देखे आपकी पढ़ाई में। चलो इकाई 6 में हमें क्या पढ़ाई है, तो इकाई 6 में सोशियो कल्चर प्रोसेसेस यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं जो होती हैं। ओके, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक, ओके यहाँ पर डैश कर दीजिएगा, सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं के बारे में हमको जानना है, प्रक्रियाएं। ओके, तो ये आपकी इकाई 6 में संकलित है। और इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, जैसे कि कोऑपरेशन, ये सब नए चैप्टर है। कोऑपरेशन माने होता है क्या होता है, सहयोग। कोऑपरेशन माने क्या होता है, सहयोग। इसमें सहयोग पहला चैप्टर।
सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की दृष्टि से सहयोग, यानी कि सहयोग समाज में जहां एक तरफ संघर्ष होता है, कंपटीशन होता है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें सहयोग होता है। समाज में लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो कहीं पर आप देखिएगा कंपटीशन भी होता है उन्हीं लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी सहयोग करते हैं। ये हर क्षेत्र की मैं बात बता रहा हूं। तो आपको जहां एक तरफ समाज में सहयोग देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ आपको संघर्ष यानी कि कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष, ओके, संघर्ष। तो सहयोग किसे कहते हैं, सहयोग क्या है, संघर्ष किसे कहते हैं, संघर्ष क्या है, इसकी विशेषता को समझेंगे। और प्रश्न पूछेगा कि समाज में सहयोग और संघर्ष की अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो आपको इस प्रकार से करना होगा, दोनों मुद्दों को हम समझेंगे अलग अलग टॉपिक में, ठीक। इसके अलावा कंपटीशन मैंने बताया था प्रतिस्पर्धा, समाज में प्रतिस्पर्धा भी होती है, ठीक है, दूसरे की देखिए प्रतिस्पर्धा होती है, होड़ लगी रहती कि फलाना स्कॉर्पियो लावा तो हमू लावक है स्कॉर्पियो, वो हीरो होंडा पाई से अपने ब्याह में तो हमू पाई हीरो होंडा। इस प्रकार से क्या होता है, कंपटीशन होता है, वो आगे बढ़ेगा हमू आगे बढ़ जाए। तो कुछ लोग तो सोचते हैं कि उसको दबा करके आगे बढ़ा जाए, ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं उसको दबा दिया जाए, मतलब कि किसी दूसरे को कोई बहुत ऊंचा है तो उसको गिरा दो ताकि वो आपके बराबर से नीचे चला जाए। तो एक तो ये हो गया आपका, लेकिन एक ये होता है कि जितनी प्रतिस्पर्धा करो, प्रतिस्पर्धा मतलब सकारात्मक, जैसे कि एग्जाम देने के लिए लाखों करोड़ों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, उनमें से कुछ ही हजार लोग क्या होते हैं, सिलेक्शन पाते हैं, तो वो कंपटीशन करते हैं। संघर्ष क्या होता है कि समाज में रह रहे एक दूसरे के प्रति के व्यक्ति के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है आपस में, ठीक। इसके अलावा सहयोग भी होता है कि कोई एक दूसरे की मदद भी करते हैं। आज हमारे यहाँ जो है आटा खत्म हो गया तो बगल से पड़ोसी यहाँ मांग रहा है, ये सब सहयोग हो गया। संघर्ष होता है कि मतलब थोड़ा सा दिमाग में चल रहा है कि हाँ ये आगे बढ़ रहा है, हमको भी बढ़ना चाहिए। प्रतिस्पर्धा भी इसी प्रकार से होती है। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में डिफरेंट को लेकर के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन उतना नहीं पूछे गए हैं जितना आपको जो है समिति और संस्था के अंतर को लेकर के, समाज और एक समाज के अंतर को लेकर के, समाज और समुदाय के बीच में अंतर को लेकर के पूछे गए हैं, ओके। तो ये पढ़ना है। इसके बाद में आपका आता है एक्युलेरेशन, यानी कि इसका मतलब होता है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण का मतलब क्या होता है, संस्कृतिकरण का मतलब होता है जैसे कि मान लेते हैं जो बड़ी बड़ी जातियां थी, बड़े बड़े वर्ग, यानी कि ब्राह्मण वस्य मुखामा सीधा बाहुरा जन्यकृता उरुतदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायता, अर्थात यानी कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये जो एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था थी, इसमें जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो एक प्रकार से विद्या अध्यापन वगैरह यानी कि अध्ययन अध्यापन क्या करते थे, क्षत्रिय रक्षा क्या करते थे, और वैश्य जो है उदर पूर्ति करते थे, यानी पेट पालन के लिए जो प्रक्रियाएं होती थी, व्यापार वगैरह करते थे। शूद्र जो है भोजन का निर्माण के लिए आप देखते हैं खेती वगैरह क्या करते थे, और इन चीजों की सेवा क्या करते थे। यानी कि संस्कृतिकरण मतलब होता है जैसे कि दहेज जो आज हमारे समक्ष एक समस्या बन के आ चुकी है, वो दहेज का उत्पत्ति करना आप देखिएगा तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के तहत उपरांत हुआ है। यानी समाज की अगर मैं बात करूं भैया, समाज की अगर मैं बात करूं तो समाज में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, खास करके दहेज की समस्या आज जो उत्पन्न हुई है वो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही उत्पन्न है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, जो बड़ी जातियां या उच्च जातियां या उच्च वर्ग के लोग होते हैं जो कार्य करते हैं, उस कार्य को जो निम्न जातियां होती हैं, जो निम्न वर्ण के लोग होते हैं, वह भी उसी कार्य को करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का अनुकरणात्मक कार्य ही संस्कृतिकरण कहलाता है। अर्थात जब मान लेते कोनो क्षत्रिय रहा होगा, उसने क्या किया, अपनी बिटिया के विवाह में 4 घोड़ा, हाथी, रथ, हीरा जवाहरात, सोना चांदी दिया, जिससे साथ शादी किया। अब क्या हुआ कि उसको देखा वैश्यों ने, वैश्य लोग भी दहेज देने लगे कि अरे ठाकुर साहब दी तो ठाकुर साहब से कहा हमारे लिए कम धन है, तो उन्होंने दिया शुरू कर दी। यही प्रकार से तब तक यादव जी आए, कहीं दिया का जो है वैश्य दे सकते थे, हम ना दे सकी थे, हम दिया मेरी बिटिया का, उन्होंने देन। इसी प्रकार से क्या हुआ कि धीरे धीरे हर एक जाति, हर एक धर्म आप देखिएगा उसमें दहेज प्रथा एक चली आई। दहेज कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है, दहेज संस्कृतिकरण की एक प्रकार से प्रक्रिया के तदुपरांत उत्पन्न हुई एक जटिल समस्या है, जो आज भारतीय समाज को सराबोर कर रही है। आज पता नहीं डेली कितनी महिलाएं दहेज के कारण से मर रही होगी। आपको बता दूं
कि जो है अब तो खैर धीरे धीरे इस पर कंट्रोल लगा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो स्त्रियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके 1955 में जो कानून आया भारत में, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसके तहत जो दहेज की समस्याएं थी उसके अंतर्गत अगर कोई दहेज मांगता है तो आप तलाक दे सकते हो। चूंकि गरीब व्यक्ति भी दहेज देने के लिए मजबूर हो जाता है, बाध्य हो जाता है, गन्ना बेचता है, गन्ने के पैसे नहीं आता है, परेशान होता है कि किस प्रकार से हम बिटिया की शादी निपटाएंगे, लेकिन भगवान सब देखता है, वो करता है। अब यही तो होगा भाई, जो धनी है उसको तो दे, कोई दिक्कत नहीं, उसको तो देने में कोई दिक्कत नहीं, माला दुमाला हीरो होंडा स्प्लेंडर से लेके फॉर्च्यूनर तक देते हैं लोग, लेकिन जिसके पास नहीं है वो कहां से देगा। और यही लोक लाज जो है कहीं ना कहीं भी व्यक्ति को एकदम से आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर देती है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आत्महत्या की जो समस्या आज भारतीय समाज में या किसी समाज में व्याप्त है, वो समाज के द्वारा होती है। लोग यही सोचने में लग जाते हैं कि समाज के लोग क्या कहेंगे। अरे कहने दो यार, जो कहते हैं, आप क्या कर रहे हो, आपको सही लग रहा है तो वही सही है, दुनियादारी से ज्यादा मतलब रखोगे तो आप जो भी करोगे सब गलत होगा। आपके मुंह पर कहेंगे कि ठीक है, लेकिन पीछे पीठ पीछे आपकी बुराई होगी। भगवान राम तक की बुराई हुई यार, तो आप सोच लो कि आप तो एक सामान्य मनुष्य हो, आपकी बुराई तो तय है। और जब भी आपकी बुराई हो रही हो तो आप समझिए कि आप एक सीढ़ी और चढ़ चुके हैं ऊपर। इसी प्रकार से तो आप इस पर ध्यान ना दीजिए, अपने कार्य को करिए और लज्जित मत होइए कि मैंने नहीं दिया है। बिल्कुल नहीं दिया कि कोई कहे कि भाई यार बेकार कर दिया, ठीक है बेकार हो गया, आप ही बड़ा रहा, क्या होगा इसमें। ईगो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए सब। संस्कृतिकरण यही प्रक्रिया है, यानी कि जो बड़ी जातियां हुआ करती थी उनका अनुकरण करके, यानी कि उन्हीं के द्वारा उनका देख देख करके हम भी यही कार्य करेंगे, वो होती संस्कृतिकरण। ठीक, ये प्रक्रिया। इसके अलावा एसिमिलेशन माने होता है जो है आत्मसात करना है, ठीक है, आत्मसातीकरण या आत्मसात करना। आत्मसातीकरण मतलब किसी वही संस्कृतिकरण का ही एक प्रकार से, इनमें दोनों में अंतर भी थोड़ा बहुत ही है, लगभग सेम ही प्रोसेस है। आत्मसात करना किसी चीज को देख करके कि हम इसी प्रकार से हो जाएगा, आत्मसात कर लिया कि हम बस ये हो गए, तो आत्मसातीकरण इसी को कहते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एकीकरण, किसी भी चीज का एकीकरण होना, ठीक है। आप देखते भारत क्या है, विविधता में एकता का परिचय देता है, तो एकीकरण के सिद्धांत के द्वारा ही ये संभव हो सका है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इन चीज़ों को देखा, समझा और जाना। अभी और है क्लास, मत सोचिएगा क्लास ओवर हो रही है, ओके। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो मेरे हिसाब से इकाई 6 आपकी समाप्त। इकाई 8 इकाई में आपका चैप्टर बटा हुआ है, इकाई 7 में देख लेते हैं क्या क्या है। इकाई 7 में सोशल स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है। सोशल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना के बारे में जानना है। स्टेटस एंड रोल, स्टेटस माने होता है क्या, स्टेटस माने क्या होता है, स्थिति यानी परिस्थिति। एवं एक प्रश्न एकदम से मान के चलो 100%, लिखित में एक प्रश्न और ऑब्जेक्टिव में लगभग 2 से 3 प्रश्न परिस्थिति और भूमिका से आएंगे। यानी समाज में क्या परिस्थिति, क्या आपकी स्थिति, सिचुएशन क्या है, यानी स्टेटस आपका क्या है, समाज में आप किस दर्जे के जो है उस पर गिने जाते, क्या स्टेटस है आपका। कहते नहीं कि स्टेटस क्या है, स्टेटस माने क्या होता है, स्थिति, किसी व्यक्ति की स्थिति को स्टेटस कहते हैं, ओके। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस परिस्थिति को समझेंगे। भूमिका, दोनों चैप्टर मैंने पढ़ा रखा। भूमिका माने क्या होता है, रोल, आपका समाज में क्या रोल है, यानी कि आपका क्या उत्तरदायित्व है। आप अगर नहीं रहेंगे समाज में तो किन चीज़ों की समाज को कमी खलेगी, तो समाज में आपका क्या रोल है, आपकी क्या भूमिका है, इसको समझना। तो भूमिका, परिस्थिति का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, भूमिका का अर्थ, परिभाषा, विशेषता समझनी है, और परिस्थिति और भूमिका में अंतर, ओके। और उसके सिद्धांत बहुत सारे हैं। इसके बाद में हमको क्या पढ़ना, नॉर्म्स माने मापदंड होते हैं। नॉर्म्स माने क्या होता है, मापदंड माने होता है कि समाज के, प्रत्येक समाज के अपने कुछ मापदंड होते हैं। मापदंड का मतलब क्या होता है कि समाज में कौन सी चीजें किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, इसका निर्धारण करने के लिए क्या चीजें होती है और इसका निर्धारण कैसे हो सकता है। इन चीजों को यहाँ पर समझना पड़ेगा और हमको जानना पड़ेगा, ओके। तो क्या क्या चीजें होती है, यानी कि नॉर्म्स, यानी तो नॉर्म्स माने क्या होता है, मापदंड।
तो सामाजिक मापदंड के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि सामाजिक मापदंड होता क्या है। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। तो सामाजिक मापदंड की अगर बात की जाए तो उसके बारे में समझेंगे, इसके अर्थ के, इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे और इसकी विशेषताओं के बारे में और समाज में इसका कितने हद तक रोल है इसको जानेंगे। इसके अलावा फॉल्क बेस एंड मोरस, यानी कि जो फॉक बेस माने क्या होता है, जो लोक मार्ग होती है, लोक रीति होती है, लोक रीति या लोक मार्ग, ओके, या फिर मार्ग, कैसा मार्ग, लोग, यानी कि अभी तक लोगों ने क्या क्या चीजें करी हैं और कैसे कैसे चीजें करेंगे, उन चीजों को हम लोक मार्ग या लोक रीति कहते हैं। तो लोक रीति किसे कहते हैं, क्या होती है, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा मोरस माने क्या होता है, रीति रिवाज जो होते हैं, ठीक है, सामाजिक रीति रिवाज, ओके। तो रीति रिवाज के बारे में जानेंगे, इन सभी चीजों को आप लिख लीजिएगा। ये हमको इकाई 7 के अंतर्गत पढ़ना है। इकाई 7 में क्या पढ़ना है हमको, यानी कि लोक मार्ग, यानी कि जो अभी तक आपके दादा परदादा जिस रीति पर यानी जिस मार्ग पर चलते आ रहे हैं, उस मार्ग पर कैसे चलना है उसके बारे में हमको जानना है। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो उस मार्ग को हमको यहाँ पर डिनोट करना, रीति रिवाज। उसके बाद रीति रिवाज, समाज के कुछ अपने अलग अलग समाजों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो उन रीति रिवाज के बारे में भी हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के आपको बता दूं कि सामाजिक संरचना के में ही आप देखेंगे सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा है, उस सोशल स्ट्रक्चर के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे इसमें। ओके, समाज की और खास करके भारतीय समाज की और उसमें प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति के बारे में, भूमिका किसे कहते हैं, भूमिका, मापदंड समाज के क्या होते हैं और किसे कहते हैं उसको, लोक रीति या लोक मार्ग क्या होता है, रीति रिवाज समाज में जो होते हैं उसे क्या, वो क्या होते हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में लास्ट इकाई आपकी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन उसमें है, मीनिंग, फॉर्म्स, सामाजिक गतिशीलता और मीनिंग एंड टाइप्स। इसमें मैं नीचे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसी में बगल में, ताकि आप जो है उसको लिख पाएं, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। इकाई 8, ताकि स्क्रीनशॉट लीजिए तो 3 इकाई तो आपकी आ जाए। इकाई 8 में क्या, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण के अर्थ को आपको पढ़ना है, ठीक है, परिभाषा को जानना है, छोटा सा था इसीलिए मैंने कर दिया, मीनिंग, डेफिनेशंस, फॉर्म्स, मतलब कि सामाजिक स्तरीकरण के रूप भी होते हैं, अभी बता रहा हूँ सामाजिक स्तरीकरण क्या होते हैं, उसके रूप एंड बेसिस, बेसिस माने क्या होता है, आधार, किस आधार पर जो है समाज में आपका स्तर फिक्स होगा, वो आधार। सोशल मोबिलिटी एक चैप्टर आपका पड़ेगा, इसी के अंतर्गत ही जो ये डिब्बे में आपको दिखाई देगा, मतलब कि ये इकाई 8 का ये, ओके। यानी सोशल मोबिलिटी माने क्या होता है, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, आपको यहाँ पर पढ़ना है सामाजिक गतिशीलता। गतिशीलता माने क्या होता है, अभी इसको हम समझ रहे हैं कि सामाजिक गतिशीलता होती क्या है, सामाजिक गतिशीलता। और लास्ट में आपका मीनिंग है, सामाजिक गतिशीलता का एक प्रकार से अर्थ और सामाजिक गतिशीलता का प्रकार, ठीक है, और परिभाषा, ये आपको पढ़नी है इसमें। अब आपको मैं बता दूं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, इतना ही आपका जो है सिलेबस था जो कि मैंने डिस्कस किया। आपको मैं बता दूं कि देखिए, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण यानी कि समाज में आपका क्या स्तर है, स्तर डिनोट करने के लिए आप चलिए कि आपकी इस परिस्थिति क्या है और भूमिका क्या है, आपके रोल के हिसाब से, आपके उत्तरदायित्व के हिसाब से, आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, उसके हिसाब से भी भारतीय समाज में आपका स्तर फिक्स होता है। स्तर माने होता है कि कौन कितना ऊंचा है, कौन कितना नीचा है, यानी इस ऊंचे नीचे का जो क्रम होता है कि कौन मान लेते कोई अध्यक्ष है, कोई उससे नीचे उपाध्यक्ष है, कोई उससे नीचे सचिव है, कोई उससे नीचे कार्यकर्ता है, फिर उससे नीचे कोई और है, तो ये इस प्रकार से एक स्तर होता है समाज में। तो उस सामाजिक उसी को हम स्तर को समझेंगे। और इस समाज का स्तर आप देखते हैं कहीं ना कहीं पे जातियों के हिसाब से, मतलब कि जो बड़ी जातियां हैं तो समाज में स्तर बड़ा मिलता है उनको, समाज में मापदंड कहीं पर आप देखिएगा जैसे कि मुखिया उखिया होते हैं तो बड़े बड़े जाति के लोग होते हैं, उनमें छोटी जातियों को भी 1-2 को शामिल कर लिया जाता है, बाकी लगभग जो हेड होते हैं बड़े जातियों के लोग। और धर्म के इसी प्रकार से, धर्म किस धर्म के हो, कितने एज के हो आप, कितनी आपकी उम्र है, ठीक है, इसके हिसाब से भी सामाजिक स्तरीकरण आपका फिक्स होता है, यानी उसका आधार मैं बता रहा हूँ, ठीक। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब कहते हैं समाज में आपका क्या क्रम रहेगा, कितने आपका क्या उत्तरदायित्व है, किस हिसाब से आपको कितने ऊंचे पद पर आप हैं, यानी कि आपका पद का निर्धारण करना सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है, ठीक।
तो उसकी परिभाषा आपको समझेंगे, यानी सामाजिक स्तरीकरण के रूप को समझेंगे। आधार यानी कि आधार कई आधार होता है, एक तो प्रदत्त परिस्थिति मतलब कि प्रदत्त परिस्थिति का अर्जित परिस्थिति, तो अर्जित के द्वारा भी कहीं ना कहीं भी आप सामाजिक स्तरीकरण में समझेंगे। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ तो स्तरीकरण आपके टैलेंट पे होगा, यानी कि आपके पास कितना धन है, आप कितना पढ़े लिखे हो, आप किस जाति को किस धर्म से हुए, ये मतलब नहीं होता उतना ज़्यादा। अब मतलब ये है कि आप कितना पढ़े लिखे हो, आप जो है कितना अनुभवी हो, आप कितने ज्ञानी हो, आप समाज को किस दिशा में ले जा सकते हो, आप समाज की समस्याओं को किस हद तक निपटा सकते हो, इन तमाम प्रकार के पहलुओं को अब सामाजिक स्तरीकरण का आधार बनाए रखता है। तो आप अगर अच्छा काम करें तो आपका समाज में स्तर ऊंचा रहेगा, ठीक है, आपकी भूमिका अच्छी रहेगी और इसी प्रकार चीजें होती तो इसके आधार पर सामाजिक गतिशीलता का मतलब क्या होता है कि समाज के नियम किस प्रकार से बदल रहे हैं, तो उसी को कहते हैं सामाजिक गतिशीलता। समाज एक तरीके से किस तरीके से झुक रहा है, आप देखिए पाश्चात्यकरण के समाज को देख करके समाज के लोग मोरल नियमों को भूल रहे हैं, कटी फटी जींस पहन के घूम रहे हैं, अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। आपको आप देखते हैं आजकल के टीचर वगैरह भी कुछ लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे आप देखिए कि लड़के लोग कमेंट करते हैं उसी को पढ़ करके और मतलब रील बना करके, जो बहुत ज़्यादा समय चल रहा है यूट्यूब पर, चाहे जहाँ देखो वहीं पर ये सब चला हुआ है। तो सामाजिक गतिशीलता का मतलब इसका अर्थ समझेंगे, परिभाषा समझेंगे, प्रकार। सामाजिक गतिशीलता कितने प्रकार की होती है, इसके क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, इन तमाम पहलुओं को हम समझेंगे। सामाजिक गतिशीलता मतलब क्या होता है कि सामाजिक जो मापदंड है, सामाजिक नियम है, सामाजिक रीति रिवाज है, किस प्रकार से एक गति उनमें बनी थी अभी तक और किस प्रकार से गति बनी हुई है और वर्तमान में ये गति कहाँ तक जो है एक प्रकार चल रही है और कहाँ तक जा सकती भविष्य में, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो बताओ भैया, ये जो लेक्चर था आज का कहाँ तक आपको अच्छा लगा, जरूर बताओ। बड़ी मेहनत लगी है, एकदम से आत्मा से आवाज, माइंड चेंजेस देख रहे हो, शरीर उरीर एकदम से बहुत बेकार है, समझ रहे होगे, मतलब खाते पीते तो है लेकिन शरीर में लगता नहीं है, बोलने में बहुत ताकत लगती है। और मैं एकदम से आप समझ लीजिए कि मैं ऐसा नहीं करता कि थोड़ा सा मीन करके निकल जाऊं पढ़ा करके, एकदम जोश से पढ़ाऊंगा, जो कुछ भी पढ़ाऊंगा वो आपके लेवल का पढ़ाऊंगा और आपसे लेवल से थोड़ा सा ऊपर भी पढ़ा देता हूं ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छोड़ करके ना जाए। निश्चित तौर पर आपको एक सिनेरियो पता हुआ होगा कि आखिरकार हमको फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर बीए में सोशियोलॉजी के सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, प्रश्न कैसे आते हैं, उन तमाम पहलुओं पर मैंने आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करी है। वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके बताओ कि सर वीडियो अच्छा लगा, और लाइक करिए, शेयर करिए। आप कहाँ से देख रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, उसको भी कमेंट में लिखने का प्रयास करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे छात्र छात्राएं कहाँ के हैं, किस क्षेत्र से हैं। तो आप लोग जरूर एक प्रकार से करेंगे। इस वीडियो को हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी छात्र छात्राओं की मदद हो सके और अच्छे तरीके से वो नंबर पा सके और सिलेबस को जान सके कि आपका सिलेबस क्या है और किस सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए। इसी प्रकार से मैं डिस्कस करूंगा खुले मंच पर आकर के और चुनौती देकर के आपको पढ़ना पड़ेगा और धुआं धुआं कर देना आपकी बार, एकदम से कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब पढ़ देना है यार एकदम से। क्या पूछेंगे, हम कह रहे हैं कि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, बड़े बड़े सुरमा विचलित हो जाते हैं। अर्थात जब भी मनुष्य के लिए कोई कार्य असंभव नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब पॉसिबल है, थोड़ा कोई ज़्यादा पॉसिबल है, कोई कम पॉसिबल है, बस ये समझिए आप। हमेशा से मनुष्य ने हर काम को किया है और निश्चित तौर पर आप इस काम को करेंगे और पूरा उद्देश्य मेरा यही था और पूरा प्रयास और आशा यही है कि आप लोग हमारा साथ देंगे, शेयर करेंगे, अपने घर में जितने भी फ़ोन है 10-10 व्यक्तियों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, जो भी मोबाइल मिले सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एकदम तहलका मचाइए। मेरा एक प्रकार से आज आप सहयोग करिए और आप देखिए जो गाना बजाना वाले चैनल है कितने तेजी से जो है आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग पढ़ाई, आपके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा साथ दीजिए और शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ताकि सभी छात्र छात्राएं सोशियोलॉजी वाले पढ़ सके। आने वाले समय आप इससे टीजीटी पीजीटी करेंगे तो भी यही सब पढ़ना पड़ेगा, नेट जेआरएफ की परीक्षा देना है तो भी यही सब चैप्टर आपको वहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। तो इसीलिए अगर आपने बीए में अच्छे तरीके से पढ़ लिया, एमए वगैरह तो सब वैसे आपका निकल जाएगा। आप बीएचयू यानी कि सीयूईटी यानी कि बीएचयू, जेएनयू, ठीक है, एयू, दिल्ली विश्वविद्यालय यानी सभी का जितने भी वो चल रहे हैं, यानी कि जो सीयूईटी के पेपर हो रहे हैं उसमें जो एंट्रेंस की परीक्षा होती है सोशियोलॉजी का, अगर आप एमए का एंट्रेंस दे रहे हैं तो आप यहाँ से तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वो भी हो सकता है। ओके,
तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर एक प्रकार से वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे और शेयर करे होंगे। धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, आई लव यू, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी, जय भोले शंकर, जय शिव शंकर। धन्यवाद।